चलो बच्चों, आज हम आपके लिए नया चैप्टर शुरू करते हैं और दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 12th। इस चैप्टर को समझने के लिए हमको क्लास 11 की कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। वी विल डिस्कस दोज बेसिक कंसेप्ट्स इन डिटेल आफ्टर सम टेक्स्ट। तो बेटा, इस चैप्टर को समझने के लिए हम इसके पहले पार्ट्स करके समझें। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर, अगर हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट्स करें तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रो वर्ड रिफर्स टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन से समझते हैं एंड और चार्ज से समझते हैं। और स्टैटिक तो सभी बच्चे समझते हैं। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी और एट रेस्ट। तो इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद अ स्टेशनरी चार्ज। व्हाट अ स्टेशनरी चार्ज कैन डू इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि मूविंग चार्जेस अपना क्या असर करते हैं, लेकिन सारी मूविंग चार्जेस की प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में कवर नहीं होती। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें आना पड़ता है चार्ज पर। चार्ज क्या है? तो चार्ज पूरे इस झगड़े की जड़, पूरे इलेक्ट्रिसिटी की जड़ ये चार्ज है। चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा चैप्टर ही नहीं होता और अट्रैक्शन रिपल्शन जैसी बातें हम ना करते हो। तो चार्ज को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज दिस चार्ज, चार्ज है क्या चीज? तो चार्ज को कहते हैं अ प्रॉपर्टी। दिस इज अ प्रॉपर्टी इन मैटर responsible for attraction and repulsion. रिपल्शन। पर अट्रैक्शन रिपल्शन किसमें? जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है उन्हीं के बीच में ये अट्रैक्शन या रिपल्शन बिल्डअप करता है। यानी जिनके पास चार्ज नाम की क्वांटिटी प्रेजेंट है, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी मौजूद है, सिर्फ उन्हीं के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन पाया जाता है। अब चार्ज की बेसिक फीचर समझ में आते हैं तो हम पाते हैं कि चार्ज इज स्टिल अनडिफाइंड। अभी तक हम चार्ज को पूरी तरह से समझा नहीं पाए कि चार्ज नाम की ये चीज है क्या। आखिर किसने किस इलेक्ट्रॉन को चार्ज बना दिया हम नहीं जान पा रहे हैं। कि भाई एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और एक न्यूट्रॉन है। मास इसमें भी है, मास इसमें भी है। वेलोसिटी स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन में पॉसिबल है तो स्पिन मोशन न्यूट्रॉन में भी होता है। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में अगर हो सकती है तो न्यूट्रॉन में भी हो सकती है। सारे फीचर्स तो सेम है, फिर भी इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और न्यूट्रॉन में नहीं है। आखिर हमारे इस इलेक्ट्रॉन को किसने चार्ज बना दिया? इलेक्ट्रॉन में ऐसी कौन सी चीज़ छिपी हुई है जिसकी वजह से ये चार्ज हो गया है? हम उसको नहीं पहचान पा रहे, अभी तक नहीं जानते कि व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड। राइट? सेकेंडली, इट इज कंजर्व्ड क्वांटिटी।
It can neither be created nor be destroyed. But can be transferred. But can be transferred from one body to another. चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी जरूर भेज सकते हैं। जैसे हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर मेरे पास एक मास m है और इस मास को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम इसे बदल सकते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। इस मास को मैं एनर्जी में हम लोग बदल सकते हैं। और कितनी एनर्जी में बदलेगा तो दैट एनर्जी इज कैलकुलेटेड, एनर्जी evolved is calculated from formula E is equal to mc square. When mass m is completely converted into energy, no fume, no ash is formed. ना कोई राख बचना चाहिए, ना कोई धुआं उठना चाहिए, सारा मास खत्म। ठीक, तो इस लिहाज से चलें तो अगर मैं एक न्यूट्रॉन को डिस्ट्रॉय करूं जिसका मास करीब करीब 1 AMU होता है, तो ये जब डिस्ट्रॉय होता है तो ये 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। फिर हम जब प्रोटॉन में जाते हैं, जब हम प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो प्रोटॉन का मास भी लगभग 1 MU होता है। प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय करने पर भी हमें उतनी ही एनर्जी मिलनी चाहिए। तो प्रोटॉन का मास भी 1 AMU होता है, पर जब हम देखते हैं प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है, इसलिए ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर प्रोटॉन के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करने से मना कर देता है। अगर मुझे प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय करना है तो प्रोटॉन के साथ एक और पार्टिकल मिलाना चाहिए ताकि टोटल चार्ज 0 हो जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन मिला दिया जाए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ कर दिया जाए, एक दूसरे से अटैक करा दिया जाए, तब टोटल चार्ज हो जाएगा 0। और जब टोटल चार्ज 0 हो जाएगा तब ये दोनों मिल करके एक दूसरे को, तब टोटल डिस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाएगा और तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी। अकेले प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। थर्ड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन choice of frame of reference. ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हैं, यानी ऑब्जर्वर जिस मूविंग बॉडी पे बैठ करके सारी जगह को, सारी बॉडीज को ऑब्जर्व करता है, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी एक तरह से हम कहना चाहते हैं दैट इज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मतलब चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई असर नहीं होता, एक्सेलरेशन का कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर मेरे पास एक मास है m0 और इसकी वेलोसिटी 0 है तो हम इस मास को बोल देते हैं काइनेटिक मास, हम इस मास को बोलते हैं रेस्ट मास। तो when a mass is at rest, its mass is called as rest mass। पर जब हम इस मास को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं तो वेलोसिटी मिली तो उसके वो एनर्जी मिलती है, तो दैट एनर्जी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सम मास।
तो हम ये पाते हैं कि इसका मास जो है अब पहले से डिफरेंट हो जाता है, लेकिन छोटी मोटी वेलोसिटी से डिफरेंट नहीं होता। छोटी मोटी वेलोसिटी से बहुत मामूली सा फ़र्क आता है। बहुत कंसिडरेबल वेलोसिटी हो, स्पीड ऑफ लाइट के हाफ के बराबर, 1/3 के बराबर, तब जाके कुछ फ़र्क समझ में आता है। ये जो मास आता है इसे बोलते हैं काइनेटिक मास। तो हम ये पाते हैं कि काइनेटिक मास इज मोर देन रेस्ट मास। काइनेटिक मास and rest mass are related according to formula m is equal to m naught divided by 1 minus v square root over 1 minus v square by c square, where v is velocity of the body and c is speed of light. इसी तरह से एक आदमी यहाँ खड़ा है और उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस L0 को नोटिस किया कि लेंथ L0 है, और वहीं एक आदमी मूविंग स्टेट में है, बहुत तेज स्पीड से चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में स्पीड नेग्लिजिबल नहीं है, तो उसको इस A से B तक की जो जर्नी है वो उसके लिए छोटी हो जाती है। उसको लगता है कि AB डिस्टेंस L0 ना हो करके L के बराबर चलते समय, ऐसा भ्रम नहीं होता, सचमुच में कम हो जाता उसके लिए। ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये लेंथ L at when he moves with very high velocity, length shrinks. That length is calculated from L0 under root 1 minus v square upon c square. Similarly, suppose this man moves very slowly, goes from A to B, he takes time t0, then this man will take time t, or some event occurs in time t0 फॉर स्टेशनरी मैन, तो फॉर या किसी एक रुके हुए आदमी के लिए समय टाइम गुजर गया t0, तो एक मूविंग पर्सन के लिए जो टाइम उतनी ही देर में गुजरा है वो t0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक मूविंग मैन के लिए जो टाइम पास हुआ है t0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी मूविंग पर्सन के लिए जो टाइम है वो स्लो मैन की रिस्पेक्ट में कम होता है। जब आप बहुत तेज से चलते हैं तो आपके लिए टाइम का पैसेज स्लो हो जाता है। इसीलिए आइंस्टीन ने अपना एक ट्विंस पैराडॉक्स दिया था कि मान लो बेटा अर्थ पर 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए, ये ट्विन है, दोनों एक साथ पैदा हुए, एक को मैंने अर्थ पे ही छोड़ दिया और एक को स्पेस शिप में भेज दिया जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, नियरली वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जब बच्चा 70 साल 80 साल बाद जब लौटा तो ये जो भाई उसका अर्थ पर है वो तो बूढ़ा हो गया, लाठी लेके चलने लगेगा, जबकि ये जब लौट के आएगा तो ये भी मुश्किल से 10-12 साल के बच्चे के उम्र के बराबर होगा। इतना अंतर आ जाता है, टाइम को स्पीड से कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर? ये बूढ़ा हो चुका है और ये अभी भी बच्चे के बराबर होगा। इसके लिए जो टाइम बीता है वो 10, 12, 15 साल बीता है, जबकि इसके हिसाब से 70 साल गुजर गए हैं। ये पॉसिबल है। पर जब हम चार्ज में आते हैं कि भाई ये एक बॉडी है और इसके पास कोई पर्टिकुलर चार्ज है Q0 व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, और जब हमने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, भले ही इसकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास कर दें, तो भी हम पाते हैं इसका जो चार्ज है वो नहीं बदलता, Q0 ही रहता है। इस पर कोई वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट का भी कोई इफेक्ट नहीं होता कि भाई आप यहाँ खड़े हो, यू आर एट रेस्ट, आपकी वेलोसिटी 0 है और आपने देखा लाइट जा रही है, लाइट की स्पीड आपने नापी c है, और दूसरा आदमी है उसकी स्पीड वो भी चल रहा है और उसकी स्पीड मान लो स्पीड ऑफ लाइट के आधे के बराबर है, और वो इस लाइट की स्पीड को नापेगा तो भी उसको यही स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी। स्पीड ऑफ लाइट पर रिलेटिव कंसेप्ट काम नहीं करता। क्लियर? तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, स्पीड ऑफ लाइट एंड चार्ज। तो मैंने पहले ही कहा कि इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर।
ये मैटर में पाई जाने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक, इसका मतलब अगर किसी बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है, ए बॉडी हैज चार्ज, it has mass also. If a body has charge, it has mass also. But converse is not true. यानी जिस बॉडी के अंदर चार्ज है उसके अंदर मास जरूर है। हर चार्ज के अंदर मास जरूर होता है, यानी चार्ज नाम की प्रॉपर्टी किसी न किसी मास के अंदर छिपी हुई है, पर सारे मास के अंदर नहीं होता चार्ज। ठीक, इसलिए हम कहते हैं जिनके पास मास है उनके पास चार्ज हो, ये जरूरी नहीं होता। न्यूट्रॉन में मास है पर उसके अंदर चार्ज नहीं है, पर जितनी भी चार्ज बॉडी तुम देखोगे सबके पास मास जरूर होता है। तो चार्ज is defined as a scalar quantity. When we think about kinds, तो there are two types of charge. दो तरह के चार्ज होते हैं, एक वो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और दूसरे वो जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो हम इन्हें इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग चार्जेस भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग जो चार्जेस हैं हम उनका नाम रख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। दो नेचर होता है, प्लस और माइनस हमने नाम दे दिया। यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसका MKS यूनिट है कूलम्ब। MKS unit of the charge is coulomb. CGS unit is stat coulomb. और ESU charge. E means electro, S means static, unit. और इनमें रिलेशन देखें तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU चार्ज। इसके अलावा चार्ज की एक अनदर यूनिट है जो मूविंग चार्ज से रिलेटेड है, स्पेशली व्हेन वी डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। तो मूविंग चार्जेस मीन्स whenever charges are in a state of motion, that movement of charges is called as current. तो when charges are in a state of motion, unit related with state of motion, एक और यूनिट जो हम यूज में लेते हैं उसे बोलते हैं EMU. This is also taken SI unit in case of magnetic field discussion. Right, EMU, 1 EMU, E means electro, M means magnetic unit, electromagnetic unit, और ये होता है 10 कूलम्ब के बराबर। बहुत बड़ा अमाउंट है। तो
एक कूलम चार्ज कितना होता है? तो एक कूलम इज वेरी बिग चार्ज। एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। अगर हम किसी भी जगह पर एक कूलम चार्ज रख दें तो इस एक कूलम चार्ज, मान लो एक छोटा सा मैंने स्फीयर लिया, उसको मैंने चार्ज किया, उसके ऊपर टोटल चार्ज एक कूलम, स्फीयर बहुत बड़ा नहीं छोटा सा है। अगर मैंने उसको एक कूलम चार्ज दे दिया तो 100-200 मीटर तक की एयर को आयनाइज कर डालेगा। ये छोटा सा स्फीयर है, इसको मैंने एक कूलम चार्ज दे दिया तो अपने नेबरहुड की 100 से 200 मीटर रेंज की पूरी एयर को आयनाइज कर देगा। एयर अपने पॉजिटिव नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो एयर के नेगेटिव आयंस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यहाँ से भागना शुरू करेंगे और इसे न्यूट्रलाइज करेंगे। इस प्रोसेस में जब नेगेटिव चार्जेस का मूवमेंट इसकी तरफ शुरू हो गया तो इसका मतलब करंट का फ्लो शुरू हो गया। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, बहुत हाई करंट बहना शुरू हो जाएगी इस रीजन में, और इतनी इंटेंस होगी कि ये इट में कॉज बर्निंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन दिस रीजन। क्लियर? अगर आप इस रीजन में होंगे तो यू विल फील शॉक। एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, इसलिए जब भी हम लोग इस चैप्टर में जाते हैं तो हमें बहुत छोटे चार्जेस मिलते हैं। जैसे एक एन फॉर नैनो, 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज। एन का मतलब है नैनो कूलम। पिको कूलम, इसे हम म्यू सी भी लिखते हैं। इट इज 10⁻⁻12 कूलम चार्ज। Here P stands for pico। फिर 1 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6 कूलम। म्यू stands for word micro। स्मॉल m 10⁻⁻3 और स्मॉल m का मतलब मिली होता है, मिली कूलम। क्लियर? तो हम हमेशा छोटे चार्जेस की ही बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े चार्जेस यूजुअली हमको मिलते नहीं। हमारी पूरी अर्थ पे भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, नियरली -20 कूलम का चार्ज होता है पूरी अर्थ पर, और उसके पूरे एटमॉस्फेयर का चार्ज और अर्थ का चार्ज मिला करके देखें तो टोटल चार्ज 0 होता है। पूरे अर्थ का चार्ज और उसके एटमॉस्फेयर का टोटल चार्ज ऐड करके देखें तो टोटल चार्ज इज सपोज टू बी 0, लेकिन सिर्फ अर्थ सरफेस को देखें तो चार्ज इज नियरली -20 कूलम। तो व्हाट शुड बी डायमेंशन ऑफ चार्ज? तो बेटा इसमें हमें आने के लिए बताना पड़ेगा, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम, और करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो करंट का डायमेंशन ए हो गया और टाइम का डायमेंशन टी हो गया, सो चार्ज का डायमेंशन हो गया ए इंटू टी। क्लियर? स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड, येट फाउंड, अभी तक जो सबसे छोटा चार्ज हमको मिला है इज E/3। यहाँ E का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 1/3 के बराबर सबसे छोटा चार्ज हमको आज तक मिला है, और ये किस पर मिला है? ऑन क्वार्क। क्वार्क्स आर ऑफ 5 काइंड्स। क्वार्क्स 5 तरह के होते हैं, लेफ्ट क्वार्क, राइट क्वार्क, अपर टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क एंड राइट क्वार्क। ये 5 तरह के क्वार्क होते हैं। क्लियर?
तो 5 तरह की क्वार्क नाम की पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? तो कहते हैं बेटा जब हम किसी प्रोटॉन के टुकड़े करें या किसी न्यूट्रॉन के टुकड़े करें, इसको ब्रेक करें, तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है। 3 पार्टिकल्स में ये ब्रेक हो जाते हैं, यानी इन 3 पार्टिकल्स ने मिल करके एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को बनाया है। ये 6 तरह के जो दिख रहे हैं, 6 में से 5 तरह के 5 जो है वो क्वार्क होते हैं, 5 तरह के। उनमें से एक क्वार्क जो होता है वो, उसका चार्ज इतना है। क्वार्क के चार्ज E/3 to E/3, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 और 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 इतना है, ऐसे होते हैं या फिर नहीं होता। ठीक, क्लियर? तो ये 5 तरह के क्वार्क मिलते हैं, उनमें से एक क्वार्क का चार्ज E/3 होता है। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम किसी बॉडी पर एक क्वार्क को यहाँ रख दें, ये क्वार्क रख दिया, दिस इज अ क्वार्क से, तो हमारी ये बॉडी इस क्वार्क को अट्रैक्ट या रिपल करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगाती। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड बिटवीन एनी बॉडी एंड क्वार्क। और जब किसी बॉडी हमारी क्वार्क को अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं लगाएगी, तो हमारा क्वार्क उस बॉडी से स्टिक नहीं करेगा। इसका मतलब क्वार्क को बॉडी पर डिपॉजिट करने की कोशिश बेकार है। क्वार्क के जरिए बॉडी की चार्जिंग इम्पॉसिबल है। राइट? कुछ हम लोग पार्टिकल्स को समझ लेते हैं, इनके मास और इनके चार्ज। पहले हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो 4 पार्टिकल हैं जिन्हें याद रखना पड़ेगा हमको। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, और इसके चार्ज को हम लोग लिखते हैं -e, और e का मतलब वही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन की। ये इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है, बहुत हैवी होता है, नियरली 1837 टाइम्स हैवियर। इसका मास होता है नियरली 1 AMU। एग्जैक्ट मास करीब करीब 1.00270 AMU होता है। और किलोग्राम में बात करें तो इट इज़ 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, पर पॉजिटिव होता है। अब तीसरे पार्टिकल की बात करें, तीसरा पार्टिकल आ गया न्यूट्रॉन। इसके पास भी मास नियरली 1 AMU, और एग्जैक्ट मास देखें तो प्रोटॉन से थोड़ा हैवी होता है, 1.005580 AMU करीब करीब। और किलोग्राम में वही प्रोटॉन के बराबर ही मान लेते हैं, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। पर इसके पास चार्ज नहीं होता। अब हम लोग बात कर लें ड्यूट्रॉन की। ड्यूट्रॉन का मतलब होता है, ड्यूट्रॉन का मतलब ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। अब 1H2 है, यानी एक प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, इसका मतलब एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 2 हैं, यानी इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है। तो एक ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का मास 1 AMU, न्यूट्रॉन का भी 1 AMU, तो इसका मतलब पूरे ड्यूट्रॉन का मास हो गया 2 AMU। और चार्ज इसमें है पर इसमें नहीं है, इसका मतलब चार्ज एक प्रोटॉन के बराबर होता है। और इसके अलावा एक और पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल।
हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस है ये। एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब 2 प्रोटॉन है। अब मास नंबर 4 है, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 4 है। इसका मतलब इसके अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इनका मास हो गया 4 AMU और चार्ज है प्रोटॉन में पर न्यूट्रॉन में नहीं, तो 2 प्रोटॉन होने की वजह से चार्ज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव। Methods of charging. चार्जिंग के तरीके। A body is charged a body can be charged किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो क्या किया जाए। तो भाई देखो, चार्ज करना है तो इसका मतलब उस बॉडी में हमें चार्जेस डालने पड़ेंगे या उसमें से निकालने पड़ेंगे। तो सवाल ये होता है कि बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए। तो क्वार्क, मैंने बताया कि क्वार्क से के जरिए बॉडी की चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। क्वार्क को कोई बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय, हमारे पास एक ही तरीका है इनको चार्ज करने का, बाय मीन्स ऑफ सम स्टेबल विच कैन रिमेन ऑन द बॉडी विच कैन बी रिमूव फ्रॉम अ बॉडी। ठीक, अब हम किसी भी बॉडी को ले लें, स्पेन को ही ले लें बेटा, तो इसके अंदर हमें कोई प्रोटॉन टहलते हुए नहीं मिलेगा, कोई न्यूट्रॉन टहलते हुए नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जरूर टहलते हुए मिलेंगे। इसलिए प्रोटॉन का निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। एक न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के लाने के लिए हमें 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एनर्जी चाहिए। जबकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में नहीं है उसको निकालने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी, एक मतलब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में चाहिए। वो जहाँ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन का एडिशन और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किसी भी बॉडी से बहुत ईजी है, लेकिन किनका, ऑर्बिटल वाले नहीं। जो पहले से ऑर्बिट छोड़ के बाहर टहल रहे हैं ना, उनको ही निकालना आसान है, उन्हीं को डालना आसान है। तो अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय एडिंग, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय एडिंग or removing free electrons। किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए फ्री इलेक्ट्रॉन को बॉडी में ऐड कर दो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से निकाल दो। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? Those which leave their orbit and move freely in substance।
जो अपनी ऑर्बिट छोड़ चुके हैं, अपनी ऑर्बिट से थोड़ी बहुत एनर्जी पा ली उन्होंने। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसको बाहर अपनी ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कहीं से भी मिल जाती है। लाइट पड़ी, लाइट के फोटोन्स आए, फोटोन उनको टकराए, अगर हो सकता है फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा हुई तो वो उसको अब्सॉर्ब करके बाहर भाग जाता है, तो वो बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी ये मेरे पास एक एटम है और जब तक ये एटम है तब तक ये न्यूट्रल है, इसका टोटल चार्ज 0 है। पर जैसे ही इसकी ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया तो इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को हम कह देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ जो एटम है उसे क्या बोलें? तो भाई एटम का टोटल चार्ज 0 है। मान लो क्लोरीन एटम की बात करें तो उसके पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी टोटल 17 पॉजिटिव चार्ज है तो 17 नेगेटिव चार्ज है, यानी टोटल नेगेटिव चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 17 इलेक्ट्रॉन के बराबर, टोटल चार्ज 0 है। पर अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नेगेटिव चार्ज बचा 16 इलेक्ट्रॉन का और पॉजिटिव बचा 17। पॉजिटिव यानी प्रोटॉन तो नहीं निकले, इलेक्ट्रॉन क्यों निकला है ना, ठीक। अब टोटल चार्ज कितना आ गया, +E। यानी जैसे ही किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो तुरंत बन जाता है एक पॉजिटिव आयन। जो बचा हुआ एटम है उसे बोलते हैं पॉजिटिव आयन। अगर हम इसके डायामीटर की को अंदाज़ लगाएं एटम का कितना होता है तो नियरली 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, और पॉजिटिव आयन का डायामीटर देखें तो वो भी नियरली 10 एंगस्ट्रॉम का आसपास का ही होता है, ठीक है ना। पर एक इलेक्ट्रॉन का डायमीटर तो इलेक्ट्रॉन तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं, देख पाना भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं कि बेटा सिर्फ इतनी सी ही जगह में बात कर लें, इस जगह में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ द एटम, यानी जितनी जगह में एटम है उतनी जगह में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरना चाहें तो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ द एटम्स भर जाएंगे। ऐसे समझें एक एटम को क्रिकेट के प्लेग्राउंड के बराबर देखो तो हमको एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्रिकेट के बॉल के बराबर दिखाई देगा, यानी इलेक्ट्रॉन एटम या पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में साइज में एकदम नेग्लिजिबल होता है। अब हम आते हैं कोई भी एक सॉलिड पर। चलो भाई, अगर किसी अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो मुझे इसके अंदर क्या क्या दिखेंगे। ये हमारे पास एक सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर ये मैंने आपके सामने बनाए हैं एटम्स। अगर हम इसे गौर से देखेंगे तो हमें इसके अंदर किसी भी सॉलिड को गौर से एनालाइज किया जाए, बहुत क्लियरली अच्छे माइक्रोस्कोप से देखें तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा मुझे इसमें दिखाई देंगे एटम्स, कुछ मुझे दिखाई देंगे पॉजिटिव आयन और बाकी मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन। 3 तरह की चीज़ें मिलेंगी। कोई प्रोटॉन टहलते हुए नहीं मिलेगा, कोई न्यूट्रॉन टहलते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए जो मिलती नहीं, वो सिर्फ न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन जैसी प्रोसेस में ही मिल पाती है। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे कम कौन, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो ऐसे समझें, अगर हम एक मेटल को चेक करें जो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो मेटल में हम पाते हैं कि 5000 से 10,000 एटम अगर मेटल में है तो हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जिन्हें हम गुड कंडक्टर कहते हैं उनमें 10,000 लगभग 10,000 एटम की भीड़ में 10,000 एटम के बीच में से कोई एक एटम ऐसा होता है जिसका इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ करके भाग गया होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जब हम इंसुलेटर में जाते हैं, सेमीकंडक्टर में जाते हैं, तो ये क्वांटिटी और भी ख़राब हो जाती है। इसमें करीब करीब 10⁻12 एटम्स, 10⁸
10⁻⁸ से 10⁻12 एटम्स की भीड़ में कहीं एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव आयन मिलेगा। और जब हम इंसुलेटर में जाते हैं, बैड कंडक्टर में, तो ये क्वांटिटी बहुत ही ख़राब हो जाती है। 10⁻12 से भी ऊपर अगर हैं, 10⁻12 से लेकर 10⁻27, 30 के बीच में आपको कहीं एक पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और जो परफेक्ट इंसुलेटर होता है उसके अंदर तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पर परफेक्ट इंसुलेटर जैसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। ये एक रफ एस्टिमेशन है, यानी कि जो गुड कंडक्टर्स हैं उनमें 10,000 एटम की भीड़ में कहीं एक पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन है, और जो बैड कंडक्टर हैं उनमें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर यही पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन ही सारी चार्जिंग की जड़ है। हाँ, एक और बात है, मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये फास्ट मूविंग होते हैं, मेटल के अंदर बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हैं। और जो इंसुलेटर के होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बहुत स्लो मूविंग होते हैं, वो जहाँ पर हैं वो ऑलमोस्ट वहीं रहते हैं। जैसे अगर ये मेटल का पेन है तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नेग्लिजिबल टाइम में पहुँच जाएगा। पर अगर ये प्लास्टिक का पेन है तो यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसलिए जब हम प्लास्टिक को रब करके चार्ज करते हैं तो उस चार्ज को मेरे हाथों तक आने में लंबा टाइम लगेगा, और जब हम मेटल को रब करके चार्ज करेंगे तो इमीडिएटली वो चार्ज मेरे हाथों से न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर बात करें दो एटम्स का। मैंने अभी बताया बेटा, इनमें से कुछ एटम हैं जो पॉजिटिव आयन बन चुके हैं, सबके सब नहीं। ठीक, अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सॉलिड अगर मेरे पास है तो बेटा टोटल चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब जितने इसके पास पॉजिटिव आयन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने पॉजिटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव आयन मिलेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, टोटल चार्ज 0 रहेगा। अब हमने इनका साइज बताया था, पॉजिटिव आयन आइटम का नियरली 10 एंगस्ट्रॉम का इसका साइज है, इसका भी साइज 10 एंगस्ट्रॉम है, और इनके बीच का जो गैप है ये भी नियरली 10 एंगस्ट्रॉम है। और हम ये जानते हैं व्हेन एटम्स कम क्लोज दे रिपेल ईच अदर एंड व्हेन दीज आर फार अवे दीज अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेटा जब ये पॉजिटिव आयन सोचता है कि मैं यहाँ से यहाँ भाग जाऊँ या यहाँ चला जाऊँ, तो देखो जब ये ऐसे करने की कोशिश करेगा, यहाँ पहुँचेगा तो ये दोनों एटम्स इसे रिपेल नहीं करेंगे, तो ये जैसे इसके पास पहुँचेगा ये दोनों एटम्स उसे रिपेल करेंगे, इसको यहाँ जाने नहीं देंगे। तो किसी भी सॉलिड के अंदर नो मूवमेंट इन पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को चलने की परमिशन नहीं होती, जहाँ पर है वहीं रहता है, अपनी जगह वाइब्रेट कर सकता है पर दो एटम के बीच में जगह बना के नहीं चल सकता। इसलिए पॉजिटिव आयन के जरिए हम चार्ज नहीं कर सकते, ना तो हम ढूंढ करके किसी बॉडी से पॉजिटिव चार्जेस को निकाल सकते हैं, ना ही ऐड कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत नेग्लिजिबल है, उनके लिए जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, इससे कोलाइड होगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, ऐसे पहुँचेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कभी रुकते ही नहीं, वो लगातार चलते रहते हैं, उनके लिए जगह पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इनको ही आसानी से बॉडी से निकाल सकते हैं और इनको ही आसानी से बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। इसलिए किसी बॉडी को चार्ज करने का एक ही जरिया है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, मिलाओ, बॉडी के अंदर डालो या फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालो। अब सोचो, मान लो बेटा ये बॉडी न्यूट्रल है और उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन डाल दें, फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से डाल दें, तो जब वो न्यूट्रल है टोटल चार्ज 0 और मैंने उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो हर इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। तो इसका मतलब जब हम किसी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे अपनी तरफ से, तो उस बॉडी का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ऑब्वियसली चार्ज ऑफ दैट बॉडी विल बिकम नेगेटिव। ठीक, क्लियर? पर अगर एक इलेक्ट्रॉन भी मैंने डाला तो उस इलेक्ट्रॉन को मैंने डाला तो इसका मतलब मैंने इस बॉडी के अंदर चार्ज पहुंचा दिया, नेगेटिव चार्ज पहुंचा दिया। और नेगेटिव चार्ज पहुंचा दिया तो साथ साथ मास भी तो पहुंचा दिया ना, हर इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ा सा मास तो है ना। तो
तो इसका मतलब जब मैं किसी बॉडी को अंदर इलेक्ट्रॉन इसमें डालूंगा, मिलाऊंगा, तो मास जो है बॉडी का बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो क्या होगा? मान लो बेटा इस बॉडी के पास 100 पॉजिटिव आयन है और 100 नेगेटिव आयन है, यानी इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज 0 है। अगर तुम एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दोगे तो टोटल चार्ज बॉडी का कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारी बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन एडिशन मेक्स बॉडी negatively charged and mass of that body increases, and electron removal makes body positively charged. Positively charged, और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो थोड़ा थोड़ा मास भी निकल गया, तो मास ऑफ दैट बॉडी विल डिक्रीज। देयर आर 3 वेज ऑफ चार्जिंग। तो वेज ऑफ चार्जिंग कौन कौन से हैं? चार्जिंग के तरीके 3 तरीके के हैं, बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। बाय कंडक्शन दूसरा मेथड, बाय इंडक्शन, एसेट्रा। वैसे और भी तरीके हो सकते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करें तो एक्सरेज बम्बार्ड करेंगे तो उस बॉडी से एनर्जी, एक्सरेज के थ्रू इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके बाहर निकल जाएंगे, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका और तरीके में कि पीजो क्रिस्टल होता है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो और इसके अलावा वो भी तरीके बाई फ्रिक्शन और रबिंग, फ्रिक्शन और रबिंग के जरिए चार्जिंग, कंडक्शन के जरिए चार्जिंग और इंडक्शन के 3 तरीके से चार्जिंग बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो खैर इतनी चीज़ों को पढ़ने से हमें एक बात समझ में आया, बॉडी को हम चार्ज करने के लिए या तो उसमें इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे या फिर उसमें से निकालेंगे, पर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन मिला सकते हैं या निकाल सकते हैं? 1। इसलिए बॉडी पर कम से कम कितना चार्ज होगा, यानी स्मॉलेस्ट स्टोरेबल चार्ज, किसी भी बॉडी पर सबसे छोटा चार्ज जो हम स्टोर कर पाएंगे, किसी भी बॉडी, अगर मुझे इस पेन को चार्ज करना है तो सबसे छोटा चार्ज इस पेन पर क्या पॉसिबल है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव या फिर निगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन आपने उसमें से मिलाया, या फिर उसमें से निकाल लिया। क्लियर? ओके।